Good morning, everyone. Now we are starting our new topic is water. Water is a wonderful liquid. So guys, water occupies a very large area of the Earth's surface and is also found underground. तो सरफेस के ऊपर भी वाटर अवेलेबल है जिसको हम सरफेस वाटर कहते हैं. दूसरा होता है अंडरग्राउंड, मतलब ज़मीन के नीचे जिस पानी अवेलेबल है जो हमारे लिए बनेगा ग्राउंड वाटर. सम अमाउंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर ऑल्सो. और कुछ वाटर जो होती हैं वो वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट हैं. मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज़ फाउंड इन सीज एंड ओशंस एंड इज सलाइन. और जो पानी अवेलेबल है उसमें से बहुत ज़्यादा पानी ऐसा है जो समंदर में, मतलब ओशंस के अंदर या सीज़ के अंदर प्रेजेंट हैं, जिसको हम सलाइन वाटर कहते हैं क्योंकि इट इज़ सॉल्टी इन नेचर. Whereas fresh water is found frozen in the ice caps at the two poles and on snow covered mountains. जबकि फ्रेश वाटर जो हैं वो फ्रोज़न, मतलब जो आप स्नो बोलते हैं या बर्फ़ जो बोलते हैं, बर्फ़ के फॉर्म में प्रेजेंट हैं ऑन द आइस कैप्स, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है वहाँ पर. और साथ में हमारे पास कुछ माउंटेन्स भी हैं. दे आर ऑल्सो कवर्ड विद द snow. The underground water and the water in rivers, lakes and ponds is also fresh. तो जो नदी में पानी होता है, लेक्स में, पॉन्ड्स में जो है, अंडरग्राउंड है, वो भी हमारे स्वीट वाटर के सोर्सेस ही हैं. या तो फ्रेश वाटर बोलेंगे या तो स्वीट वाटर. However, the availability of fresh water varies from place to place. तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर आपको फ्रेश वाटर जो है वो इक्वल अमाउंट में मिल जाए. इट इज़ वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. प्रैक्टिकली एवरी समर मोस्ट प्लेसेस हैव टू फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. तो नॉर्मली देखा जाए तो समर जब आता है, मतलब अप्रैल मई जून आते 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 पानी के जो सोर्सेज हैं वो खाली हो जाते हैं. एंड मोस्ट प्लेसेस हैव टू फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. So we have to face the shortage of water, and in rural areas where water supply systems have not been installed, जहाँ पर रूरल एरिया, गांव में, जहाँ पर वाटर का जो क्या बोलते हैं पर उसको सप्लाई सिस्टम जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, वो अगर इंस्टॉल नहीं हुई है, पाइपलाइन नहीं होती है गांव में कि जैसे आपके घर पे यहाँ पर पानी आ जाता है नलों में, अगर वहाँ पर गाँव में ऐसा नहीं होता है तो दे हैव टू spend a considerable of time and work also, human work, it is for the fetching water from a far away sources. मतलब ये होता है कि क्या होगा कि गांव के अंदर दूर दूर तक पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर उनको ऐसे वाटर को फेच करने के लिए, मतलब कि वाटर को लाने के लिए, वाटर को अवेलेबल करने के लिए अच्छी खासी ह्यूमन की मेहनत और टाइम जो है वो बर्बाद हो जाता है. बट वाई इज़ वाटर इज़ नेसेसरी. अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इतनी सारी मेहनत क्यों करनी पड़ती है पानी के लिए? नहीं पिएगा तो नहीं चलेगा? नो. सेकंड, एंड डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वाटर. हर एक ऑर्गेनिज्म को पानी चाहिए होगा, हर एक को चाहिए होता है. फिर वो किसी भी तरह का ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो या एनिमल हो, एक्वेटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो, सबको वाटर की ज़रूरत होती है. क्योंकि ऑल सेलुलर प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन अ वाटर मीडियम. जितनी भी सेलुलर प्रोसेसेस जो होती हैं, जैसे आपके बॉडी में देखो तो जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे वाटर मीडियम में होते हैं. आपको पता ही होगा कि आपके बॉडी के तो 70% वाटर होता है, ठीक है. तो वो जो 70% जो वाटर अवेलेबल आपके बॉडी में है वो ऐसा नहीं कि कोई एक जगह में भरा होगा. सारे हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर 70% ऑफ वाटर होता है. और जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं आपके बॉडी में वो सारे वाटर मीडियम में होते हैं. सो ऑल द रिएक्शन टेक प्लेस within our body and within the cells occur between substances that are dissolved in water. Substances that are dissolved in water. तो देखो हम जो हैं हमारे बॉडी में जो एक्टिविटी होती हैं, जो मैंने कहा रिएक्शन जो होते हैं वो वाटर में होते हैं. जैसे आप देखो ब्लड सर्कुलेशन, या तो एब्जॉर्प्शन, या तो डाइजेशन, या सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, नंबर्स ऑफ एक्टिविटी, दे आर कैरिड इनटू द वाटर मीडियम.
So substances are also transported from one part of the body to another in a dissolved form. Hence, organisms need to maintain the level of water within their bodies in order to stay alive. तो हर एक ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी में वाटर जो होता है वो उसका जो अमाउंट होता है वो लेवल में रखना पड़ता है. इसलिए देखो आप बार बार पानी पीते हैं. आप पानी क्यों पीते हैं? आपको प्यास लगती है. इसलिए प्यास क्यों लगती है? तो प्यास लगना वो एक इंडिकेशन है कि आपके बॉडी में वाटर का अमाउंट कम हो चुका है. तो उसको बैलेंस करने के लिए आप पानी पिएंगे. तो आपको पता कैसे चलेगा कि पानी कम हो चुका है? इसीलिए प्यास लगती है. तो प्यास लगेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि अब पानी कम हो चुका है. आप पिएंगे, फिर वो बैलेंस हो जाएगा. ठीक है. सपोज़ आप ज़्यादा, जैसे गर्मियों में आप ज़्यादा पानी पीते हैं, पसीना ज़्यादा होता है, वाटर का लॉस ज़्यादा होता है, तो आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ता है, ज़्यादा प्यास लगेगी. तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली डेवलप मेंटेन होता है. Hence, organisms need to maintain the level of water within their bodies in order to stay alive. Terrestrial life forms require fresh water for this because their bodies cannot tolerate or get rid of the high amount of dissolved salt in saline water. तो टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स जो होते हैं, मतलब कि पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको भी फ्रेश वाटर चाहिए होता है, क्योंकि जो उनके बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं उनको वो बैलेंस करने के लिए बार बार उनको नया पानी चाहिए होता है. वो इसलिए वो तैरते तैरते नई नई जगहों पर जाते रहते हैं. आप भी देखो, अगर आपके वो छोटे छोटे एक्वेरियम रखे होते हैं घर में, तो एक्वेरियम के अंदर भी हमें वो ऑक्सीजन का पंप चालू करना पड़ता है. उससे ज़्यादा उनको फ्रेश वाटर या ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल होगा. Thus, water sources need to be easily accessible for animals and plants to survive on land. तो इजीली सर्वाइव करने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म को वाटर जो होगा वो इजी अवेलेबल होना चाहिए. सो आफ्टर कंप्लीटिंग द रिजल्ट्स फॉर द अबव 2 एक्टिविटीज़, देखो ये एक्टिविटीज़ में क्या था. एक्टिविटीज़ आपको ये बता रही है कि आपको या कोई भी अगर कोई एनिमल है, प्लांट है, वो वैसी जगह पर सर्वाइव करेगा जहाँ पर पानी अवेलेबल होगा. तो अब देखेंगे कि कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर 5 सेंटीमीटर या उससे कम रेनफॉल होता है. कोई ऐसी जगह है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा रेनफॉल होता है ईयरली. तो दोनों जगह का अगर आप देखेंगे, ध्यान से ऑब्ज़र्व करेंगे, तो पता चलेगा कि जिस जगह पर पानी ज़्यादा बरस रहा है, ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी है, वहाँ पर आपको डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी. यू विल फाइंड दैट द नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर्स ऑफ द प्लांट्स मोर इन प्रोपोर्शन. वेरेज जहाँ पर 5% होता है, मतलब 5 सेंटीमीटर या उससे कम बारिश हो रही है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो आपको कम देखने को मिलेंगे. मतलब जो डाइवर्सिटीज़ हैं, इट इज़ डिपेंड्स ऑन द रेन. जितनी ज़्यादा रेन होगी उतना ही ज़्यादा जो है वहाँ पर आपको डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलेगा. मतलब कि जितना ज़्यादा पानी बरसेगा, जितना ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा आपको डाइवर्सिटीज़ देखने को मिल सकती हैं. So the availability of water decides not only the numbers of individual of each species that are able to survive in a particular area, but it also decides the diversity of the life area. लाइफ मतलब ये सिर्फ कोई एक ऑर्गेनिज्म के नंबर को डिसाइड नहीं करता है. आप ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पर कोई एक स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे वो ज़्यादा टाइप के होंगे. मतलब कि डाइवर्सिटी जो है वो वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है. Of course, the availability of water is the not only factor that decide the sustainability of life. ये बात बिल्कुल सही होगी कि सिर्फ और सिर्फ पानी की अवेलेबिलिटी वहाँ की लाइफ को डिसाइड नहीं करेगी. और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो, नेचर ऑफ सॉइल हैं, और भी कुछ जैसे गैसेस हैं. ये सब जो है वो वहाँ पर मैटर करते हैं. लेकिन वाटर इज़ वन ऑफ द मेजर रिसोर्सेज विच डिटरमाइन द लाइफ ऑन लैंड. मगर इस सब के साथ साथ आप वाटर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि अगर वाटर होगा तो ही लाइफ स्टार्ट होगा. अब समझो, अर्थ के ऊपर लाइफ स्टार्ट वाटर में ही हुई थी. वाटर में से ही लाइफ जो है वो डेवलप हुई थी. वहाँ से फिर उसका ग्रोथ हुआ और आगे बढ़ा, और आज देखो तो ये पूरी अर्थ के ऊपर लाइफ आपको देखने को मिल रही है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर पॉल्यूशन. सो वाटर डिजॉल्व्स द फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड्स दैट वी यूज़ ऑन आवर फार्म्स. तो वाटर जो होगा उसके अंदर फर्टिलाइजर्स डिजोल्व होते हैं, उनके अंदर पेस्टिसाइड्स या तो जो भी कुछ आप केमिकल्स, जो भी कुछ आप न्यूट्रिएंट्स देना चाहते हो अपने प्लांट को,
वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और वही डिज़ोल्व फॉर्म में ही प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सो सम परसेंटेज ऑफ दिस सब्सटेंसेस आर वॉश्ड इनटू द वाटर बॉडीज़। अब होगा ये कि ये जो आपने पेस्टिसाइड, ये फर्टिलाइजर्स या किसी भी तरह का केमिकल्स जो आपने अपने प्लांट के ऊपर लगाया था या उसको दिया था, वो वाटर बॉडीज़ के अंदर एंटर हो जाता है बाय डिजोल्विंग विद द वाटर। एंड सुएज फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज़ एंड द वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज आर ऑल्सो डम्प इनटू द रिवर्स और लेक्स। तो जो सुएज होती है, जो गटर लाइन होती है, उसके अंदर से जो पानी निकलता है वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से रिवर में या लेक्स में डाल दिया जाता है, वहाँ पे उसको एग्जॉस्ट कर दिया जाता है। स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज ऑल्सो यूज़ वाटर फॉर कूलिंग इन वेरियस ऑपरेशंस। कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कूलिंग इफ़ेक्ट के लिए वाटर को यूज़ करती हैं। जैसे कुछ आयरन की फैक्ट्री हैं, तो उन्होंने लोखंड की कुछ जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो गर्म होती हैं, तो उसको ठंडा करने के लिए वो पानी यूज़ करते हैं। वहाँ पर पानी गर्म हो जाता है और वो इस हॉट वाटर को वाटर बॉडी में रिलीज़ कर देते हैं। तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वाटर बॉडी का टेम्परेचर अगर चेंज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के उसका इफेक्ट देखने को मिलेगी। इसको भी हम पॉल्यूशन के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। साथ ही में डैम्स, देखो आप, बड़े बड़े डैम्स होते हैं तो वहाँ पर वाटर डेप्थ में होता है, ठीक है, फिर उस वाटर को रिलीज़ किया जाता है। तो जो सरफेस वाला जो वाटर होता है वो गर्म होता है, नीचे डीपर में जो पानी होगा वो ठंडा होगा। And the water inside the deep reservoirs would be colder than the water at the surface heated by the sun. And all these can affect the life forms. ये सभी जो हैं वो लाइफ फॉर्म्स को अफेक्ट करते हैं, that are found in these water bodies in various ways. So it can encourage the growth of some life forms and harm some other life forms. जैसे जैसे हमने कहा कि वो पेस्टिसाइड्स है या फर्टिलाइजर्स है जो लाइफ वाटर के अंदर गए हैं, तो वो कुछ जैसे मछलियाँ हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं उनके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। जबकि जैसे आल्गीज हैं या कुछ ऐसे प्लांट्स हैं तो वो उनके लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, तो वो ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, ग्रोथ करेंगे। सो यहाँ पर वो किसी लाइफ फॉर्म्स को इंक्रीज़ करते हैं, किसी लाइफ फॉर्म्स को वो डिक्रीज़ भी करते हैं। एंड दिस अफेक्ट द बैलेंस बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स विच हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन दैट सिस्टम। सो वी यूज़ द वाटर पॉल्यूशन टू कवर द फॉलोइंग इफेक्ट्स। So we have given here 3 effects. First, the addition of undesirable substance to water bodies. देखो वाटर पोल्यूशन होता कैसे हैं, तो 2 रास्ते हैं। पहला ये है कि जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, जो नहीं चाहिए ऐसे सब्सटेंस वाटर के अंदर ऐड होंगे तो वो वाटर पोल्यूशन करेंगे, लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स या ये कुछ भी पॉइजनस सब्सटेंस उसके अंदर ऐड होना। जैसे पेपर इंडस्ट्री है तो उसके अंदर से मर्क्यूरी सॉल्ट्स निकलते हैं, ये, या तो फिर कुछ डिसीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सभी जो हैं वो वाटर बॉडीज़ के अंदर ऐड होते हैं, जिसको हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा, रिमूवल ऑफ डिज़ायरेबल सब्सटेंस, जो चाहिए ऐसे सब्सटेंस पानी के अंदर से रिमूव हो जाना, वो भी वाटर पॉल्यूशन होगा। जैसे कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो इट इज़ यूटिलाइज बाय द प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट इनटू द वाटर। तो अगर वहाँ पर ये जो ऑक्सीजन की कमी आएगी तो ये प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो ये भी हमारे लिए वाटर पॉल्यूशन होगा। एंड द थर्ड वन इज़ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अप डाउन होने से अंदर वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर सीधी इफेक्ट होती है। सो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर यूज टू सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द वाटर बॉडी वेयर दे लिव, एंड अ सडन मार्क चेंज इन दिस टेम्परेचर वुड बी डेंजरस फॉर देम और अफेक्ट देयर ब्रीडिंग। तो अगर टेम्परेचर में अप डाउन होता है तो सीधा उनके ऊपर, उनके ब्रीडिंग के ऊपर इफेक्ट होती है, जिससे नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, एंड विच इज़ ऑल्सो लीड टू अ वाटर पॉल्यूशन। सो दिस आर द वाटर एंड इट्स पॉल्यूशन। ओके गाइज, यहाँ पर ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द सॉइल।